हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीवी का आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि समाजशास्त्र के पेपर में आंसर बनाकर कैसे लिखे। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ना कुछ समझ में आ रहा कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो आज मैं आपको बहुत जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं। अगर ये तरीका आप अपना लेते हैं तो 100% आप अच्छे नंबर से पास होंगे। दोस्तों, इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं। जो मैं तरीका बताने वाला हूं, बस तरीका थोड़ा सा समझ जाइए और कॉपी लिखने की शैली थोड़ा बता दूंगा। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगी, कैसे आप जो है आंसर लिखेंगे और कैसे जो है बेहतरीन नंबर से आप पास हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समाजशास्त्र में आंसर बनाकर कैसे लिखे। कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। एक यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से जो है मैं समझाने वाला हूं। यूपी बोर्ड ने 2024-25 का जो मॉडल पेपर जारी किया है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे बोर्ड परीक्षा में आपको अपना कॉपी का आंसर बनाकर लिखना है। ठीक है, उससे पहले कुछ नियम है, कुछ रूल है, थोड़ा वो समझ लीजिए। पहला रूल दोस्तों ये है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको बढ़िया नंबर मिलने वाला है। ये मैं 100% के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि मान लीजिए अगर राइटिंग ठीक नहीं है तब भी नंबर आपको मिलेगा, लेकिन दूसरा तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरा तरीके है, जब आप आंसर प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो आप जो है कुछ डायग्राम का प्रयोग करिए। ठीक है, कुछ फ्लो चार्ट बनाइए, कुछ ऐसे कोटेशन आप लिखिए जिससे जो है आपका आंसर जो है वो परफेक्ट हो जाए। ठीक है, इन सब का प्रयोग करना है। इससे आपकी जो है कॉपी जो है ना बड़ी अच्छी दिखती है। और भाई सिंपल सी बात है, हर खूबसूरत चीज पे जो है इंसान तारीफ करता है, तो हर खूबसूरत अच्छी चीज पे जो है आपको नंबर जरूर मिलेगा। तो आपको एक काम करना है। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों यहाँ पे कि कॉपी जो आपको लिखना है ना, तो साफ सुथरा लिखना है। पहली बात तो ये, भले से बना के लिखिए लेकिन साफ सुथरा लिखिए ताकि जो है साफ रहे। ठीक है, साफ साफ आपको कॉपी लिखना है। उसमें काटपीट ऐसे से काटपीट नहीं करना है। अगर ऐसे काटपीट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कॉपी अच्छा नहीं लगेगा और फिर एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा, भैया नंबर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कैसे आंसर को प्रेजेंट करेंगे बनाकर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो रूल है वो है बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है आप अगर कुछ भी इसमें टिक कर देंगे तब भी कुछ ना कुछ जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 में से अगर तुक्का मारेंगे तब भी कुछ ना कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, जो मेन पॉइंट है वो शुरुआत यहाँ से होती है, जो आपका लिखने वाला है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछा गया है कि हरित क्रांति के 3 प्रभाव बताइए। अब हरित क्रांति का 3 प्रभाव क्या हुआ था ये हमें बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर मिलेगा। बना कर लिखेंगे तब भी 3 नंबर मिलेगा। कैसे, आइए बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 2 बार पढ़िए। हरित क्रांति के 3 प्रभाव पूछा है। क्या पूछा है? हरित क्रांति के 3 प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हरित समझ में आना। हरित 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 मतलब भाई कोई चीज हरी है, ग्रीन है, उसके बारे में बात हो रही है। एक ऐसी क्रांति हुई थी जो हर चारों तरफ आपको हरा भरा दिखाई दे, ऐसी क्रांति हुई थी, ये यहाँ पे है। अब इस जो क्रांति आई थी तो क्या प्रभाव पड़ा था ये हमें समझना है। तो आप महसूस करिए कि अगर मान लो कि खेत में चारों तरफ हरियाली आपको दिखाई दे तो क्या किसान खुश नहीं होता है? आप महसूस करिए, अगर किसान खेत में अपना जो है धान की रोपाई, गेहूं बोया है, तो अगर वो फसल पूरा हरा भरा है तो क्या किसान खुश नहीं होगा? भाई सिंपल से खुश होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हरित क्रांति आई थी, तो पहला इसमें लिखेंगे कि हरित क्रांति आने से किसानों में खुशहाली की लहर दौड़ पड़ी। ठीक है, और वो खुश हो चुके क्योंकि उत्पादन अच्छा होगा, क्योंकि फसल जब अच्छी होगी तो उत्पादन भी क्या होगा? अच्छा होगा। तो उत्पादन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उत्पादन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। पहला पॉइंट लिखेंगे उत्पादन वृद्धि। ठीक है, देखिए कहां से जो है आप पॉइंट को निकाल के यहां से ऐसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है हरित क्रांति के 3 प्रभाव में दूसरा प्रभाव जो लिखेंगे वो लिखेंगे, भाई देखिए सिंपल सी बात है, आपका हरा भरा खेत कब दिखाई देगा? जब आप अपने अच्छे से खेती करेंगे। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जो खेती है, जो कृषि है, ठीक है, वो खेती अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर खेती अच्छी तरीके से होगी तो भाई खेत हरा भरा दिखाई देगा, और हरा भरा दिखाई देगा तो उत्पादन भी अधिक होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट ये है कि हरा भरा खेत में तब दिखाई देगा, आपका उत्पादन तब ज्यादा होगा जब उसमें कुछ रासायनिक खादें, उर्वरक, ये सब अच्छे से आप डालेंगे खेत में, तब दिखाई देगा। तो इसमें लिखेंगे कि उर्वरक का अच्छे से प्रयोग किया गया है, तभी तो उसमें जो है उत्पादन अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो 3 पॉइंट लिख देंगे भैया, 3 नंबर मिल जाएगा। मुआई का लाल कोई काट नहीं सकता है अगर आप ऐसे बनाकर लिखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं दोस्तों, आराम से लिखेंगे। समाज के बारे में, समाज से संबंधित कहानी
कहानी जो है इसमें लिखना है। और ध्यान रखिएगा कि लिखने की अगर शैली आपको पता है तो आप बेहतरीन नंबर पा सकते हैं, अच्छा नंबर जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहला मेन काम करना है, जिससे हमारी कॉपी रहेगी। तो सबसे पहले कॉपी में आपको अच्छे से लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर जो भी रहेगा, मान लीजिए 12 है तो 12 लिख के लगे हाथ अंडरलाइन कर देंगे। और फिर आप यहाँ पे करेंगे, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे औद्योगिक समाज की। यहाँ पे ऐसे पूरा लिखेंगे कि औद्योगिक समाज की विशेषताएं। ठीक है, औद्योगिक समाज की विशेषताएं पूरा ऐसे लिख लीजिए बढ़िया से। इसके बाद जो है आपका ये हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, जब ये हेडिंग बन जाएगा तो इससे जो है एग्जामिनर खुश हो जाएगा, भैया सोचेगा कि बढ़िया से बच्चे ने लिखा है और आपने लिखा भी मेहनत से है। ठीक है, अब यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे इसके और फिर पहला पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ तो आगे कहानी अब शुरू होगी ना, इतना काम तो आपको करना ही करना है। इतना काम कर लेंगे तो इतना काम कर लेंगे, आपका मेंटेन हो चुका है। अब हमें पॉइंट दर्शाना है। ठीक है, तो पॉइंट में देखिए औद्योगिक समाज। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उद्योग समझ में आता, उद्योग, औद्योगिक से उद्योग, उद्योग से औद्योगिक। ठीक है, अब ऐसा समाज जो औद्योगिक या औद्योगिक श्रेणी में लगा हुआ है, यानी सिंपल भाषा में कहा जाए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज के लोग जो कंपनी में काम करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं। तो अब देखिए, अगर वहां जिस क्षेत्र में कोई फैक्ट्री खुलती है तो क्या उस फैक्ट्री खोलने से उस समाज के लोगों को भला होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट। ठीक है, कि औद्योगिक समाज से लोगों को रोजगार मिलता है। पहला पॉइंट लिखेंगे भैया आराम से, क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। दूसरी पॉइंट, औद्योगिक जो समाज होता है उनसे जब रोजगार मिलेगा तो उनकी जो आवश्यकताएं होंगी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, जो भी वो चाहते हैं वो अपना खरीद सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, उनकी आय की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, उनको रोजगार मिलेगा तो भाई आय मिलेगा। ठीक है, ऐसे पॉइंट लिख के आराम से बढ़िया नंबर पा सकते हैं दोस्तों, कोई नहीं काटेगा। मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में, एजुकेशन में कम से कम 8 साल हो गए और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कॉपी कैसे चेक होती है। और अगर आप समझ जाएंगे ना तो बढ़िया से लिख पाएंगे, अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मास मीडिया। तो पहले आपको वही काम करना है, बढ़िया से क्या लिखना है? पहले प्रश्नोत्तर नंबर, अच्छे से इसको पहले लिख लीजिए, प्रश्नोत्तर नंबर। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 13 है तो 13 आप यहाँ पे लिख दीजिए, लगे हाथ अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, और फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे यहाँ पे मास मीडिया, मास मीडिया। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि भैया मास मीडिया में क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ पे लिखने की शुरुआत, अब यहाँ शुरुआत हो, पहले इतना काम करना है, इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो अपनानी है। तो मास मीडिया, मीडिया समझ में आता भैया, सोशल मीडिया का जमाना है, आप जान रहे हैं सोशल मीडिया। तो अब देखिए मास मीडिया में सोशल मीडिया, तो समझ में आ रहा है ना, मीडिया भाई, मीडिया के लोग कोई चीज होती है जल्दी से कहीं कहीं फैला देते हैं। ठीक है, मान लो कहीं कोई घटना घट गई, कोई कहीं बात हो गई, तो उस बात को मीडिया के माध्यम से जल्दी लोग तो पहुंचाया जाता है। तो आपको यही लिखना है कि मास, जैसे सोशल मीडिया है वैसे मास मीडिया, यानी मास मीडिया मतलब कि भाई जो टेलीविजन है, रेडियो है, अखबार है, इन सबके माध्यम से जो है आज के दिन में सोशल मीडिया चलता है। ठीक है, तो मास मीडिया क्या है? रेडियो, टेलीविजन, अखबार, इनके माध्यम से बातों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये क्या है? मास मीडिया है, इसी के बारे में लिखना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सोशल मीडिया के बारे में लिखना कि जैसे आज के दिन में सोशल मीडिया है, कोई भी खबर आसानी से लोगों तक पहुंचाई जाती है, ऐसे मास मीडिया काम करता है, लोगों तक आसानी से खबरें पहुंचाई जाती हैं। बस इतना काम कर देंगे, काम खत्म भैया। आपको नंबर 3 नंबर का है ना, एग्जामिनर पूरा खुश होकर 3 नंबर देगा, इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। ऐसे धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बना कर सकते हैं, बिना पढ़े पास हो सकते हैं, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत बेहतरीन नंबर आप पा सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन पर जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? कुछ नहीं करना है भैया, पहले जो मेन काम है उसको फटाफट कर लेनी है। मेन काम प्रश्नोत्तर नंबर डालनी है, प्रश्नोत्तर नंबर जो भी हो अंडरलाइन करनी है, फिर इसके बाद
हेडिंग बनानी है यहाँ से क्या कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, तो यहाँ पे लिखना है जनसंख्या। ये तो ना मेन पॉइंट तो करना ही करना है, इसके बिना तो अधूरा हो जाएगा, यही तो आपके आंसर को स्मार्ट बनाएगा। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे इसमें, जनसंख्या विस्फोट। विस्फोट समझ में आता कोई विस्फोट, विस्फोट मतलब भाई कोई चीज विस्फोट हो गया, ब्लास्ट कर दिया। अब जब ब्लास्ट कोई चीज करता है, विस्फोट होता है, तो आप देखेंगे फैल जाता है चारों तरफ, है ना, बहुत दूर तक फैल जाता है वो चीज। अब इसमें देखिए इसमें फैलेगा क्या, इसमें जनसंख्या फैलती है भैया, क्योंकि जन मतलब क्या होता है, लोग होता है, और संख्या मतलब क्या होता है, आंकड़े। लोगों के जो आंकड़े हैं या लोग जो हैं वो फैल जाते हैं। फैलने का मतलब जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाए उसे जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। इस बात को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, यहाँ पे 1000 लोग रहते हैं, ठीक है, और फिर 10 साल बाद इस क्षेत्र की फिर जनगणना की गई, तो यहाँ पे पता चला कि भैया यहाँ पे 10,000 लोग हो गए। ठीक है, तो इसे हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। लेकिन अगर वहीं 1 लाख हो जाए तो जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। आवश्यकता से अधिक जब वहां पे बच्चे पैदा हो जाएं, जनसंख्या बढ़ जाए, तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। ऐसे समझ के अपना आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे लिखिए उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है भाई उदारीकरण में क्या लिखें, तो पहले काम दोस्तों वही करना है, आपको प्रश्नोत्तर नंबर लिखना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर, उत्तर संख्या जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख के अंडरलाइन करना है। फिर आपको हेडिंग डालनी है क्या, उदारीकरण। ठीक है, और उदारीकरण लिखने के बाद आपको मेन काम करना है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, उदारीकरण। अब उदारीकरण में उदार समझ में आता है, उदार, उदार का मतलब भैया कि जो है उधार नहीं, उदार। ठीक है, उधार। अब यहाँ पे उधार को उधार से रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हाँ समझने के लिए रिलेट कर पाएंगे। जैसे किसी से उधार लेते हैं ना, उधार, तो उधार जब लेते हैं तो इसका मतलब कि आपको वो रियायत दिया है कि भैया लो 10 दिन में हमको वापस कर देना, या फिर 10 दिन में पैसा चुकता कर देना, तो आपको क्या वो रियायत किया है, आपको छूट दिया है। तो उधार और उदार को रिलेट करके समझिए। और उदारीकरण का मतलब यही है कि जब भैया जो सरकार है ना, जो सरकार, ये सरकार क्या करती है, ये सरकार जो भी टैक्स होता है ना उसमें जो छूट दे दे या उसको माफ कर दे, तो उसी प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। यानी सरकार की जो नीति है, जो नियम है, जो टैक्स वगैरह है, इनको कम कर दे या छूट दे दे, उसी को उदारीकरण कहते हैं। तो उधार से उदार को रेड करिए और आसानी से समझ के लिखो भैया, क्या दिक्कत लिखने में, लिखते जाओ। जब लिखना शुरू करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ समझ में और आएगा और आसानी से लिख पाएंगे। ऐसे में सारा चीज बता सकता हूं यहाँ पे, जाति के बारे में, पश्चिमीकरण के बारे में, नातेदारी क्या होता है, इन सब के बारे में आप समझ के लिख सकते हैं। ये लिखने का सही तरीका दोस्तों, बहुत लोग बताने वाले मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, जेन्युइन तरीका है, कोई काट नहीं सकता है, एक गारंटी ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको हुई, अब यहाँ पे जैसे लघुत्तरीय क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कम से कम आपको ये क्वेश्चन जो है 2 पेज में आंसर तो देना ही देना है। अब यहाँ पे जो नीचे क्वेश्चन रहेंगे, यानी दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, यहाँ पे आपको मेन काम करना है, डायग्राम प्रयोग करना है। डायग्राम, कोटेशन, फिगर, जितना हो सके आप फ्लो चार्ट इनका इस्तेमाल करिए, इससे नंबर बनता है, इससे आपका जो है आंसर परफेक्ट हो जाता है, आंसर जो है स्मार्ट हो जाता है। और स्मार्ट भाई नंबर मिलता है, कोई भाई स्मार्ट हो तो उसको लोग तारीफ करते कि नहीं करते हैं। ऐसे ही आपका जब डायग्राम, फिगर, कोटेशन का प्रयोग करेंगे ना तो आंसर स्मार्ट हो जाता है। और जब आंसर स्मार्ट हो जाएगा भैया तो नंबर पक्का मिलेगा, क्योंकि स्मार्ट या खूबसूरत चीज की सब लोग तारीफ करते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। आगे देखिए मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, जैसे जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो पहले क्या करना है, पहले आपको प्रश्नोत्तर नंबर लिख देनी है, प्रश्नोत्तर नंबर। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 21 है तो 21 लगे हाथ अंडरलाइन कर देना है। अब देखिए मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाऊंगा, कैसे बनाना है ये आपको दिख लेना है। यहाँ पे लिखना है जाति व्यवस्था की विशेषताएं, पहले लिखना है जाति व्यवस्था की विशेषताएं। ऐसे आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, व्यवस्था की विशेषताएं। मैं यहाँ पे थोड़ा ही लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। यहाँ पे ये विशेषता हो जाएगा। अब ये क्या करना है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनानी है, इस प्रकार से ऐसे करके एक डायग्राम बना लेना है। ठीक है, एक अच्छे से डायग्राम बना लेनी है ताकि जो है आप उसे आसानी से प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, ऐसे डायग्राम बना लेना है। अब डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे एक नंबर ऐसे दर्शाना है, फिर यहाँ पे ऐसे दर्शाना है, फिर ऐसे दर्शाना है, ऐसे सब जगह पे आपको दर्शा देनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक एक नंबर यहाँ पे लिखेंगे। जाति व्यवस्था का मतलब क्या, आप देखिए, आप भी किसी न किसी जाति से संबंधित होंगे, तो जाति व्यवस्था मतलब एक ऐसा है कि एक उच्च जाति होती है, एक निम्न जाति होती है, एक मध्यम जाति होती है, और उसी में लोग अपना बटे होते हैं। तो जाति व्यवस्था में लोग
जो जैसे मान लो कोई जाति है, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कोई जाति है, कोई एक जाति है, वो अपने एक जाति में ही शादी करता है ना। बी जाति में नहीं करेंगे क्योंकि ए जाति में ही शादी करेगा, बी वाला जाति बी में शादी करेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पहला हेडिंग बन जाएगा शादी विवाह या फिर जाति बंधन। ठीक है, ये पॉइंट बन जाएगा। ऐसे बना के लिखेंगे, जो मैं बता रहा हूं, अगर आप ऐसे सेंटेंस को बना के लिखेंगे तो बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप जाति व्यवस्था में बना सकते हैं कि जाति जो होती है वो जन्म पर आधारित होती है, पहला पॉइंट। फिर इसके बाद जाति जो है उनकी कुछ सीमित होती है, जाति में जो है कुछ ऐसे नियम होते हैं जो अन्य जाति नहीं कर सकते हैं। ऐसे बना बना के आप सेंटेंस को लिखिए, बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन के भी ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा, फ्लो चार्ट के डायग्राम के माध्यम से उसको समझाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलता है। अगर इस समझ में नहीं आ रहा तो आपको ये वाला क्वेश्चन कवर करना है। जैसे यही वाला देखिए, भूमंडलीकरण पूछा है ना, तो भूमंडलीकरण के आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में लाए गए परिवर्तन की विवेचना कीजिए। अब भूमंडलीकरण समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो उसमें देखेंगे कि भूमंडल समझ में, भूमंडल पूरा भूमंडल, पूरी पृथ्वी पर जो विश्व है, यानी विश्व की बात हो रही है, सिंपल सी भाषा में कहें तो ये विश्व में जो देश हैं, इन देश की आर्थिक स्थिति के बारे में और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताना है। तो राजनीतिक और आर्थिक में यानी वहां पे कौन सा देश विकसित है, वहां पे कैसे तकनीकी इस्तेमाल होता है, वहां पे कैसे लोग, समाज के लोग कैसे होते हैं। इस प्रकार सेंटेंस बना बना के सोच सोच के लिखिए। जब लिखना शुरू करेंगे कुछ दिमाग में और आइडियाज आएंगे और अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट करिए, बढ़िया नंबर मिलेगा और आप थोड़ा सा पढ़कर आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए दोस्तों। धन्यवाद।